प्रिय विद्यार्थियों, मैं अभयवीर सिंह चौधरी, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय बयाना, बीए फाइनल ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र एशिया के भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। यह है कि एशिया के अपवाह तंत्र की विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार से एक बड़ा प्रश्न आपके लिए बनता है, तो हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि अपवाह तंत्र क्या होता है। तो सामान्य तौर पर अपवाह तंत्र का आशय जो है नदियों के क्रम से है। नदियों के जो है ड्रेनेज सिस्टम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, नदियों के एक निश्चित दिशा में अपवाह या प्रवाहित होने की जो स्थिति होती है वो उसका अपवाह क्षेत्र कहलाता है। और पारिभाषिक तौर पर अगर कहें तो अपवाह तंत्र वह जल ग्रहण क्षेत्र होता है जिसमें नदियों एवं सहायक नदियों का जल एक व्यवस्था में निश्चित जल विभाजक द्वारा आवृत क्षेत्र में प्रवाहित होता है। विद्यार्थियों, अपवाह प्रतिरूप के आधार पर एशिया को निम्नलिखित 5 अपवाह क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। तो ये 5 जो अपवाह क्षेत्र कौन कौन से हैं हम देखते हैं। देखो, सबसे पहला है आर्कटिक महासागरीय अपवाह क्षेत्र, दूसरा है प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र, तीसरा है हिंद महासागरीय अपवाह क्षेत्र, चौथा है आंतरिक अपवाह क्षेत्र और पांचवा है भूमध्य सागरीय अपवाह क्षेत्र। एक बार पुनः इनको याद करो विद्यार्थियों। जो सबसे पहला है वो है आर्कटिक महासागरीय तरफ जहाँ नदियाँ गिरती हैं, वो कौन सा है? आर्कटिक महासागरीय अपवाह क्षेत्र। और प्रशांत महासागरीय तरफ जो नदियाँ गिरती हैं वो अपवाह क्षेत्र कौन सा है? प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र। इसी प्रकार हिंद महासागरीय तरफ गिरने वाली नदियों द्वारा निर्मित अपवाह क्षेत्र हिंद महासागरीय अपवाह क्षेत्र है। और जो नदियाँ किसी महासागर में नहीं गिरती हैं, केवल किसी झील में जाकर के या शुष्क रेतीले मैदान में जाकर के लुप्त हो जाती हैं, वो अपवाह क्षेत्र कहलाता है आंतरिक अपवाह क्षेत्र। इसी प्रकार एशिया में भूमध्य सागर के निकटवर्ती जो है 5वां अपवाह क्षेत्र है वो भूमध्य सागरीय अपवाह क्षेत्र है। विद्यार्थियों, इस प्रकार के किसी भी प्रश्न में डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आपके सामने एशिया के अपवाह क्षेत्र एवं प्रमुख नदियों का ये डायग्राम है, ये ज़रूर बना के आएँ परीक्षा में। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इसका जो है अलग इफ़ेक्ट होता है, अच्छे मार्क्स जो है आपके आंसर में मिलते हैं। तो देखो, इस मानचित्र के द्वारा हम पुनः अपवाह क्षेत्रों को समझते हैं। तो ये एशिया का जो उत्तरी भाग है, जो उत्तरी भाग से निकलने वाली जो नदियाँ आर्कटिक महासागर में गिरती हैं उससे निर्मित ये अपवाह क्षेत्र आप देख रहे हैं, आर्कटिक महासागरीय अपवाह क्षेत्र है ये वाला, जो जिसमें नंबर 1 के द्वारा इसको प्रदर्शित किया गया है। तो ये आर्कटिक महासागरीय अपवाह क्षेत्र है। इसी प्रकार एशिया महाद्वीप के पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की तरफ जो ये इस रेड लाइन से पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की तरफ जो ये क्षेत्र है, ये जो है कौन सा है? प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र, जिसमें नदियाँ प्रशांत महासागर में अपना जल विसर्जित करती हैं। तीसरा अपवाह क्षेत्र आप देख रहे हो, ये मुख्यतः दक्षिणी एशिया एवं पश्चिमी एशिया के अंतर्गत है, जो कि ये अपवाह क्षेत्र है, हिंद महासागरीय अपवाह क्षेत्र है। इसी प्रकार भूमध्य सागर के नज़दीक जो है ये चौथा अपवाह क्षेत्र, ये आप देख रहे हैं वो छोटा भाग है, ये भूमध्य सागरीय अपवाह क्षेत्र है। और 5 नंबर के द्वारा प्रदर्शित ये जो अपवाह क्षेत्र है, 5 नंबर के द्वारा प्रदर्शित ये जो मध्यवर्ती अपवाह क्षेत्र है, ये आंतरिक अपवाह क्षेत्र है। विद्यार्थियों, अब हम एक एक अपवाह क्षेत्र की विस्तृत व्याख्या करते हैं, देखते हैं। पुनः आते हैं। सबसे पहला है आर्कटिक महासागरीय अपवाह। हम देख रहे हैं ये आर्कटिक महासागरीय अपवाह। तो विद्यार्थियों, ये जो है एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में विस्तृत है और ये एशिया का सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है। देखते हैं हम थोड़ा सा डायग्राम में। ये
इससे उत्तर की तरफ वाली जो नदियाँ हैं जो कि आर्कटिक सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं, ये आर्कटिक महासागरीय अपवाह क्षेत्र है। तो ये हमने अभी चर्चा की, एशिया का सर्वाधिक विस्तृत अपवाह क्षेत्र है और ये जो है एशिया महाद्वीप के उत्तर में स्थित है। इस अपवाह क्षेत्र में 3 प्रमुख नदी क्रम हैं, 3 प्रमुख नदियाँ हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं? देखो, ये जो है ओब नदी है, ओब नदी। दूसरी प्रमुख नदी है ये येनेसी नदी और तीसरी प्रमुख नदी है ये लीना नदी। तो ये 3 प्रमुख नदियां हैं जो कि एशिया के विशाल उत्तरी मैदान में बहती हुई आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। और इनसे थोड़ा सा पूर्व की तरफ जो है इंडिगिरिका नदी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इंडिगिरिका नदी है और अगली नदी ये कोलिमा नदी है। तो ये अन्य नदियाँ हैं। तो आप देख रहे हैं विद्यार्थियों कि ये सभी नदियाँ जो है दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रवाहित हो रही हैं, दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रवाहित हो रही हैं। अब ये जो नदियाँ हैं ये वर्ष के जो इनका आर्कटिक महासागर वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो मुहाना वाला जो भाग है वो शीतकाल में हिमाच्छादित रहता है। इसलिए आर्कटिक महासागर में गिरने वाली नदियों का जल मुहाने पर पहुंचने के पहले ही नदियों के दोनों ओर समतल भूमियों पर फैल जाता है, जिससे उन भागों में विस्तृत दलदल बन जाते हैं। और शीत ऋतु में जो है इन नदियों के मुहाने जो कि हिमाच्छादित रहते हैं, इसके कारण आर्कटिक तट पर कोई महत्वपूर्ण समुद्र पतन नहीं है। यही कारण है कि इन नदियों का कोई व्यापारिक महत्व नहीं होता है, आर्थिक दृष्टिकोण से ये महत्वहीन होती हैं। तो देखते हैं विद्यार्थियों, एक बार शॉर्ट में जो है इनकी विशेषताओं को पुनः देखते हैं। आर्कटिक महासागरीय अपवाह क्षेत्र की, ये जो अपवाह क्षेत्र है एशिया महाद्वीप के उत्तर में विस्तृत है, एशिया का सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? ओब नदी, येनेसी नदी और लीना नदी। और ये नदियाँ जो है मुहाने पर विस्तृत दलदल निर्मित करती हैं। इस क्षेत्र का कोई आर्थिक महत्व नहीं है क्योंकि इसके मुहाने पर जो है कोई बंदरगाह नहीं। तो ये आर्कटिक अपवाह है, आर्कटिक महासागरीय अपवाह क्षेत्र हो गया। अब हम दूसरा जो अपवाह क्षेत्र है वो देखते हैं, ये है प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र, जो कि एशिया महाद्वीप के पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई भाग में विस्तृत हैं, जहाँ की नदियाँ मध्य एशिया की पर्वत श्रेणियों एवं उच्च भूमियों से निकलती हैं और पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई अंततः प्रशांत महासागर में गिर जाती हैं, है ना। और उत्तर से दक्षिण की ओर जो प्रमुख नदियां हैं इस अपवाह क्षेत्र की वो ये हैं आमूर नदी, हुआंगहो नदी, यांगटीसिक्यांग नदी, सिक्यांग नदी, मिकांग नदी, मीनांग नदी। फिर से देखते हैं इसकी जो नदियां हैं प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र की उत्तर से दक्षिण की ओर आमूर नदी सबसे उत्तर में है, फिर हुआंगहो नदी चीन में है, यांगटीसिक्यांग, सिक्यांग ये भी चीन में है, फिर जो है दक्षिण पूर्व एशियाई भाग में मिकांग एवं मीनांग प्रमुख नदियां हैं। डायग्राम में हम इनको देखते हैं। तो विद्यार्थियों, ये जो रेड ऑरेंज कलर की जो लाइन है इससे पूर्व की तरफ तथा दक्षिण पूर्व की तरफ जो नदियां हैं वो सभी जो है प्रशांत महासागर की तरफ अपना जल विसर्जित करती हैं। तो इन नदियों को हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आमूर नदी। तो देखो, ये आमूर नदी बिल्कुल सबसे उत्तर में है। ये उत्तर चीन के उत्तरी पूर्वी भाग की महत्वपूर्ण नदी है, जो कि खिंगन पर्वत श्रेणी से निकलकर जो है ओखोटस्क सागर, ये आमूर नदी कहाँ पर जो है जल विसर्जित करती है? ओखोटस्क सागर में जाकर के गिरती है। तो ये आमूर नदी प्रमुख ही बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। दूसरी नदी है हुआंगहो नदी। तो देखो, आमूर नदी के दक्षिण में ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर में, ये जो है थोड़ा सा ये रेखा हमारी डिस्टर्ब हुई है, लेकिन डायग्राम में चूँकि पहले से दे रखा है तो आप समझ गए होंगे।
ये हुआंगहो नदी है जो कि चीन की महत्वपूर्ण नदी है और उत्तरी चीन में प्रवाहित होती है। ये नदी कुनलुन पर्वत की सारिंग नौर और ओरिंग नौर झीलों से निकलती है और ये जो नदी है पीला सागर में जाकर के गिरती है। यह लोएस के पठार, ये कहाँ से प्रवाहित होती है? लोएस के पठार से प्रवाहित होती हुई इस पठार की पीली मिट्टी को अपने साथ बहाकर ले जाती है, जिससे इसका जल पीला हो जाता है। इस कारण से इसे पीत नदी भी कहते हैं। इस नदी का मैदानी भाग समतल है, ढाल बहुत कम है। इस कारण से यह नदी अपना मार्ग परिवर्तन करती रहती है, इसलिए इस नदी में अक्सर बाढ़ आती रहती हैं और बाढ़ की तीव्रता के कारण हुआंगहो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? हुआंगहो नदी को कहते हैं। हुआंगहो नदी की घाटी में ही चीन की प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ था। अगली जो नदी है वो है यांगटीसी कियांग, जो कि ये आप देख रहे हैं कि ये यांगटीसी कियांग नदी है, जिसको जांगचियांग नदी भी कहते हैं। यह चीन की सबसे बड़ी नदी है। हम कौन सी नदी पढ़ रहे हैं? यांगटीसी कियांग, जो कि चीन की सबसे बड़ी नदी है और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ये जो है चीन सागर में जाकर के गिरती है, पूर्व की तरफ प्रवाहित होती चीन सागर में जाकर के गिरती है। और ये नदी तिब्बत के पठार से निकलने के बाद अनेक प्रपात और सक्रिय घाटियों से गुजरती हुई रेड बेसिन का निर्माण करती है। रेड बेसिन का निर्माण कौन सी नदी करती है? यांगटीसी कियांग नदी, जो कि चीन की सबसे बड़ी नदी है। इस रेड बेसिन को जेचुआन बेसिन भी कहा जाता है और इस बेसिन का विस्तार चीन के 20% क्षेत्रफल पर है, यानी कि 1/5 भाग पर जेचुआन बेसिन विस्तृत है, जो कि यांगटीसी कियांग नदी के द्वारा निर्मित है। यांगटीसी कियांग नदी का बेसिन चीन का अन्न भंडार कहा जाता है। तो ये जो है यांगटीसी कियांग नदी थी। अगली नदी हम देखते हैं वो है सीकियांग नदी। आप देखेंगे कि ये यांगटीसी कियांग के दक्षिण में ये सीकियांग नदी है। तो सीकियांग नदी चीन के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है। यह यूनान के पठार से निकलती है और दक्षिणी चीन सागर में गिर जाती है। ये सीकियांग नदी घाटी का क्षेत्र जो है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में स्थित है, जिस कारण से यहाँ पर चावल की कृषि अधिक होती है। तो यहाँ चावल की गहन कृषि की जाती है। सीकियांग नदी के अपवाह क्षेत्र में, सीकियांग नदी के बेसिन में चावल की कृषि की जाती है। अगली नदी है मेकांग नदी। तो देखो विद्यार्थियों, ये है मेकांग नदी। मेकांग नदी जो है आप देख रहे हैं कि तिब्बत के पूर्वी पठार से निकलकर ये नदी चीन के यूनान प्रांत से बहती हुई म्यांमार, लाओस तथा लाओस थाईलैंड की सीमा बनाती हुई कंबोडिया और दक्षिणी वियतनाम में बहती हुई दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। तो ये मेकांग नदी है। और जो इसके समीप ही जो एक और नदी है ये मीनाम नदी है। तो ये जो है प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। तो हम एक बार पुनः जो है संक्षिप्त में चर्चा करते हैं प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र के बारे में। देखो, प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र एशिया के पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई भूभाग पर विस्तृत है और यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो आमूर नदी, जो कि बिल्कुल उत्तर पूर्व में है। फिर जो है हुआंगो नदी, जिसको कि चीन का शोक कहा जाता है। फिर जो आती है यांगटीसी कियांग नदी, जो कि चीन की सबसे लंबी नदी है। फिर और ये कौन सा बेसिन निर्मित करती है? रेड बेसिन। यांगटीसी कियांग नदी कौन सा बेसिन बनाती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, रेड बेसिन, या इसी को जेचुआन बेसिन भी कहा जाता है। इसके दक्षिण में सीकियांग नदी है। फिर जो अन्य नदियां हैं मेकांग व मीनाम नदी है। विद्यार्थियों, अगला अपवाह क्षेत्र है हिंद महासागरीय अपवाह क्षेत्र, जिसके बारे में हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, हिंद महासागरीय अपवाह क्षेत्र की जो नदियां हैं वो हिंद महासागर में अपना जल विसर्जित करती हैं
पश्चिमी एशिया में जो प्रमुख नदियां हैं यहाँ की वो दजला फरात नदियां हैं पश्चिम की तरफ, पश्चिमी एशिया में। बाकी भारत से निकलने वाली सिंधु नदी तंत्र, नर्मदा व ताप्ती नदियाँ, ये जो नदियाँ हैं हिंद महासागर के जो अरब सागर वाले क्षेत्र में अपना जल विसर्जित करती हैं। इसी प्रकार दक्षिण तथा दक्षिणी भारत एवं दक्षिणी एशिया की जो नदियां हैं जो कि पूरी तरफ प्रवाहित होती हैं वो हैं गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। दक्षिण पूर्व एशिया की जो प्रमुख नदियां हैं वो हैं साल्विन, इरावदी, चाउफ्राया नदियां। तो ये हिंद महासागरीय अपवाह क्षेत्र का निर्माण करती हैं ये सभी नदियां। इन नदियों की हम पुनः जो है विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। विद्यार्थियों देखते हैं हिंद महासागर की इन नदियों के बारे में। डायग्राम के थ्रू हम इसको देखते हैं। ये आपका हिंद महासागरीय अपवाह क्षेत्र आ गया। देखो इस ऑरेंज, ये जल विभाजक है, ये ऑरेंज लाइन क्या है, जल विभाजक है। इसके दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम की तरफ जो है हिंद महासागर में गिरने वाली नदियाँ हिंद महासागरीय अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दजला व फरात नदियाँ। तो देखो विद्यार्थियों, दजला व फरात नदियाँ टर्की के अरारात पर्वत से निकलकर, ये देखो ये दजला नदी है और ये फरात नदी है, तो टर्की के अरारात पर्वत से निकलकर फारस की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ पर गिरती हैं? ये फारस की खाड़ी में। ये जो है अरब सागर का फारस की खाड़ी वाला भाग है। और ये खाड़ी में गिरने से पहले ये दोनों नदियाँ एकल धारा का निर्माण करती हैं, यानी कि ये दोनों एक स्थान पर मिलती हैं और वहाँ पर इसको शत अल अरब के नाम से जाना जाता है। दजला व फरात नदियाँ एकल धारा का निर्माण करती हैं। जिस स्थान पर ये निर्माण करती हैं उसको क्या कहते हैं? शत अल अरब कहा जाता है। इन नदियों के मध्य प्राचीन मेसोपोटामियाई सभ्यता का विकास हुआ है। इसी प्रकार हम देखें कि ये पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली अन्य जो नदियाँ देखते हैं, तो दूसरा जो प्रमुख नदी तंत्र है वो है सिंधु नदी तंत्र। आप देख रहे हैं ये भारत के उत्तर में जो है हिमालय पर्वत के, एक मिनट थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है शायद हमारा टच। ये सिंधु नदी तंत्र है जो कि हिमालय पर्वत के उत्तर में तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। और ये आप देख रहे हो कि उद्गम के बाद ये पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ प्रवाहित होती है और अरब सागर में जाकर के ये अपना जल विसर्जित करती है। और सिंधु नदी तंत्र की जो 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं उसको पंच नद के नाम से जाना जाता है। इन पंच नद समूहों का जल जो है समावेशित कर ये कराची के निकट अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। अगली इसी क्रम में अगली जो नदी है वो गंगा नदी तंत्र है। आप देख रहे हैं ये गंगा नदी तंत्र जो कि हिमालय में भारत की महत्वपूर्ण नदी है और हिमालय से उद्गमित होती है। गंगोत्री में इस नदी का उद्गम है और ये भारत में एक काफ़ी बड़े अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। गंगा नदी में कई सहायक नदियाँ मिलती हैं। बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, ताप्ती, गंडक, कोसी। जबकि दाईं ओर से मिलने वाली जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन आदि नदियाँ हैं। और ये जो उद्गमित होने के बाद बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल की तरफ से जो है विशाल डेल्टा का निर्माण करते हुए
बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। इसी प्रकार जो है अगली जो प्रमुख नदी तंत्र है वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जो कि तिब्बत में ही हिमालय पर्वत श्रृंखला के कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलकर तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश से प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में ये जल विसर्जित करती है। ये देखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है इस प्रकार से। और बंगाल की खाड़ी में जल प्रवाहित करने से पहले यह नदी गंगा नदी के से मिलती है और ये संयुक्त रूप से डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करने वाली अन्य प्रमुख जो नदियां हैं वो हैं दक्षिणी भारत या दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं, जैसे कि महानदी है, ये गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है ये, और ये कावेरी नदी। तो इनका उत्तर से दक्षिण क्रम इस प्रकार से है: महानदी, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी। इसी प्रकार जो है भारत के पश्चिम की तरफ अरब सागर में दो प्रमुख नदियां अपना जल विसर्जित करती हैं। ये हैं नर्मदा नदी और ये ताप्ती नदी। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में जो अन्य नदियां हैं वो हैं साल्विन नदी, जो कि म्यांमार में प्रवेश करती है, चीन के पठार से प्रवाहित होती है। और अगली है इरावदी नदी। तो ये इरावदी नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट है दक्षिण पूर्वी एशिया की। इरावदी नदी म्यांमार की प्रमुख नदी है और ये नदी जो है अंडमान सागर में जाकर के मिलती है। चिंदविन इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यहीं पर थाईलैंड में जो है चाउ फ्राया नदी थाईलैंड की प्रमुख नदी है। तो ये हमने हिंद महासागरीय अपवाह तंत्र के बारे में विस्तार से चर्चा की है। विद्यार्थियों, एक बार फिर से हम शॉर्ट में देखते हैं कि हिंद महासागरीय अपवाह तंत्र में हमने क्या पढ़ा कि ये जो अपवाह क्षेत्र है पश्चिम में दजला फरात नदियों के उद्गम स्थल से पूर्व में मलेशिया तक फैला हुआ है। पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वो इराक की दजला फरात नदियां हैं। इसी प्रकार हिमालय के उत्तर से सिंधु नदी तंत्र भी पश्चिम की तरफ अपना जल विसर्जित करती है। और ये मध्य भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियां भी अरब सागर में ही प्रवाहित होती हैं। जबकि पूर्व की तरफ यानी कि बंगाल की खाड़ी की तरफ जो नदियां जल विसर्जित करती हैं वो दक्षिण एशिया की नदियां हैं प्रमुखतया, जैसे कि गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र और महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। जबकि दक्षिण पूर्व एशिया में प्रमुख नदियां हैं साल्विन, इरावदी और चाउ फ्राया नदी। विद्यार्थियों, अगला है हमारा आंतरिक अपवाह क्षेत्र। तो देखते हैं हम कि ये जो आंतरिक अपवाह क्षेत्र किस प्रकार से है। ये आप देखेंगे कि इसका जो ये मध्यवर्ती जो भाग है ये आंतरिक अपवाह क्षेत्र है, जिसका विस्तार एशिया महाद्वीप के आंतरिक भाग में लगभग 80 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। पश्चिम में अनातोलिया के पठार से लेकर के पूर्व में मंचूरिया तक है। और यहाँ की जो नदियाँ हैं किसी समुद्र में नहीं गिर करके या तो किसी झील में या फिर आंतरिक सागरों में गिरती हैं, या फिर कुछ अस्थायी नदियाँ शुष्क रेगिस्तानी भूमि में सूखकर विलुप्त हो जाती हैं। यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो हैं उत्तर पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियां हैं सर दरिया और आमू दरिया, जो कि अरल सागर में गिरती हैं। आप देख रहे हैं ये तो सर दरिया है और ये आमू दरिया है। और कहाँ पर गिरती हैं? ये अरल सागर में जाकर के गिरती हैं। इसी प्रकार इली नदी बालकस झील में गिरती है। तो ये आंतरिक अपवाह क्षेत्र है जिसकी विस्तृत व्याख्या हमने यहाँ पर की थी। देखो, ये रहा आंतरिक अपवाह क्षेत्र, जहाँ की जो नदियाँ हैं आमू दरिया और सर दरिया कहाँ पे जाकर के मिल रही हैं? किसमें? अरल सागर में गिरती हैं। इसी प्रकार इली नदी बालकस झील में गिरती है। और यहाँ की एक प्रमुख नदी और है जॉर्डन नदी, जो कि मृत सागर या डेड सी में गिरती है। जॉर्डन नदी जो है जॉर्डन की प्रमुख नदी है
और ये जॉर्डन के बाद इजराइल में प्रवाहित होती हुई इजराइल तथा जॉर्डन की सीमा बनाती हुई मृत सागर में जाकर के गिरती है। अगला है भूमध्य सागरीय अपवाह क्षेत्र। पांचवा जो अपवाह क्षेत्र है ये है भूमध्य सागरीय अपवाह क्षेत्र, जो कि अत्यंत लघु अपवाह क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत भूमध्य सागर में गिरने वाली छोटी छोटी नदियाँ सम्मिलित की जाती हैं। इन नदियों का आर्थिक महत्व बहुत कम होता है। टर्की के पठार से निकलने वाली मनीषा और मेंडेरिस नदियाँ तथा सीरिया की ओरोंटेस इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं। तो आप देख रहे हैं कि मनीषा और मेंडेरिस ये टर्की में तथा ओरोंटेस नदी जो है सीरिया में प्रवाहित होती है। तो विद्यार्थियों, हमने एशिया के अपवाह तंत्र को 5 क्षेत्रों में विभाजित करके इसका विस्तृत अध्ययन किया है। आपको जो है इसमें ये डायग्राम जरूर बनाएं इस प्रकार से, और जो है प्रत्येक अपवाह क्षेत्र की विशेषताओं का वर्णन करते हुए मुख्य नदियों के बारे में आप अपने आंसर में जरूर लिखें। धन्यवाद विद्यार्थी।